अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बेहतरीन डिविडेंड देता आया है और आगे भी एक्सपेक्टेशन यही की जा सकती है। और इसके साथ साथ आज इसकी क्या प्राइस चल रही है और आगे इसका प्राइस का क्या ट्रेंड होने वाला है, और इसके अलावा क्या इसको रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस चीज़ का भी जायजा लेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये अनकरीब इस्लामिक होने जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग इस्लामिक स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मार्केट जैसे आगे बढ़ रही है और इस तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगले कुछ मंथ्स में इसकी जो वैल्यू है वो देखने में ये आया है कि हमारे कोई 50% से ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी वीडियोस को वो देख रहे हैं। तो जनाब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है कि आपको एक बेहतरीन अच्छा वेल रिसर्च कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। और साथ साथ जो भी पॉडकास्ट हम आपके लिए कर रहे होते हैं, तो पूरी कोशिश ये होती है कि उसमें अच्छे से अच्छे गेस्ट को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सके। ऑल आई आस्क फ्रॉम यू इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जो एफएफसी है, इसकी इब्तिदा हुई थी 1978 में और इसका जो हेड ऑफिस है वो रावलपिंडी में बेस्ड है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है ये यूरिया मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके साथ साथ ये अब डीएपी भी बनाते हैं। तो एफएफसी को फर्टिलाइजर्स का लीडिंग स्टॉक समझा जाता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो शायद वो भी आपको बताएंगे, अगर वो स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे हैं या उनको इससे कोई शगफ रहा है माजी में, कि 80s में 90s में भी लोग फर्टिलाइजर्स और इनके स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करते थे। पाकिस्तान एक ज़रूरी कंट्री है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें जो ज़्यादा दारोमदार है लोगों का, किसानों का, वो खादों के ऊपर होता है। तो जो एफएफसी है वो एक प्राइमरीली एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो खाद बनाते हैं, वो यूरिया बनाते हैं। और अब जबकि उनका मर्जर हो चुका है एफएबीएल के साथ, तो वो डीएपी भी बनाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न के फर्टिलाइज़र्स के जो स्टॉक्स हैं ये हमेशा से लोगों के फेवरेट्स रहे हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्यों ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिविडेंड भी देते चले आए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि आगे भी इनके डिविडेंड्स अच्छे रहेंगे। सो आगे हम इन चीज़ों को डिटेल में कवर करें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में जब आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, तो उसमें फर्टिलाइज़र के सेक्टर में से आपको ज़रूर स्टॉक्स पिक करने चाहिए और एफएफसी को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये 488 रुपए का है और पूरा ट्रेंड अगर आप देखें तो पिछले एक साल में ये तकरीबन 275 रुपए से यहाँ तक पहुँचा है। और मज़ीद भी अब तक एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि ये इस्लामिक होने जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि उसके क्या चांसेस हैं और उसके ऊपर प्रोग्रेस कैसी जा रही है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो मेजर रोल प्ले करती है वो जो गैस है, जो इनका रॉ मटेरियल है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर गैस है इनको सस्ती मिलेगी तो उसकी बेसिस पे ये यूरिया भी सस्ता बनाते हैं, लेकिन अगर इनको गैस महंगी मिलती है तो फिर ये वही चीज़ पास ऑन कर देते हैं आगे जो यूज़र है। अब इनको इस वक्त एज ये हासिल है कि जो एफएफसी है वो डायरेक्टली गैस बाय करता है माड़ी से। इसके बरक्स जो एंग्लो फर्टिलाइज़र ईफर्ट है वो एसएनजीपीएल के थ्रू बाइंग करता है। उनको ये बाइंग महंगी पड़ती है, क्योंकि एफएफसी डायरेक्टली माड़ी से बाय करता है तो उनको ये गैस काफ़ी सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी जा रही है। यही एज कुछ सालों पहले ईफर्ट को हासिल था कि ईफर्ट डायरेक्टली गैस बाय करता था और इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, जबकि अब यही एज एफएफसी को है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें कि जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं ये क्यों अच्छा प्रॉफिट देने वाली कंपनीज़ हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आगे भी इसी तरह इनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 चीज़ तो उसमें ये है कि जो यूरिया ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोकली करते हैं। अगर यही ये बाहर से मंगवाएँगे तो वो 30 टू 35% ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इसके अलावा जो फ्यूल प्राइसेज़ हैं, अगर उनमें कोई उतार-चढ़ाव आता है तो एज़ इट इज़ ये आगे पास ऑन कर देते हैं जो इनसे इनके जो बायर्स हैं। तो इसकी वजह से जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी रहती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इनकी सप्लाई है वो तकरीबन 6.5 मिलियन टन की है यूरिया की। तो जितना भी यूरिया ये बनाते हैं वो सारा का सारा बिक जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। चूंकि इनकी डिमांड सप्लाई का बैलेंस बहुत अच्छा है, तो इसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो इनके प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से 70 टू 80% ये एज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर इनकी जो स्टॉक की प्राइस है उसमें भी जंप आएगा और वो 520 से 530 रुपए तक आ सकती है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी मेनली एक वजह तो ये है कि जो आगे एक तो कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हैं और इसके साथ-साथ जो इनका इस्लामिक ये होने जा रहे हैं। सो किसी भी कंपनी के लिए शरिया कंप्लायंट बनने के लिए जो नंबर 1 कंडीशन है वो ये है कि उनकी जो कन्वेंशनल इनकम है वो लेस देन 5% होनी चाहिए उनकी ओवरऑल इनकम का। नंबर 2 जो उसके नॉन कंप्लायंट
एसेट्स हैं वो लेस देन 33% होने चाहिए। तो एफएफसी इस कंडीशन को भी मीट, और उनका जो डेट है वो भी काफ़ी कम होना चाहिए, जो एफएफसी उस कंडीशन को भी मीट करता है। माजी में इसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नॉन इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में थी, जो कि इसकी मैनेजमेंट ने रिसेंटली दे हैव नाउ मूव्ड देयर टू इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इसके अभी के एग्जिस्टिंग करंट स्टेटस पे जायजा लें कि क्या ये इस्लामिक हो चुका है या नहीं, तो एज ऑफ नाउ इसको जो रिया स्कॉलर्स हैं उन्होंने तो इसको क्लियर कर दिया है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये फुली इस्लामिक हो चुका है? तो ये टर्म अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाय दिसंबर दिस ईयर ये फुली इस्लामिक हो जाएगा। अब फुली इस्लामिक होने का इम्पैक्ट क्या होगा? फुली इस्लामिक होने का इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो लोग जो सिर्फ इस्लामिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी इसकी तरफ माइल होंगे और इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फुली इस्लामिक होगा। कैसी 100 इंडेक्स में इसका जो वेट है वो 10% है। यही अगर ये इस्लामिक हो जाता है तो KMI 30 जो इंडेक्स है इस्लामिक स्टॉक्स का, उसमें इसका जो वेट है वो 15% होगा। सो इट विल बी अ सिग्निफिकेंट स्टॉक इन KMI 30 एज वेल। तो बहुत सारी ऐसी वेल्थ जो सिर्फ इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट होती हैं लोगों की, सो दैट वेल्थ इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑल्सो इनटू एफएफसी। अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें जो फर्स्ट हाफ 2025 के आए हैं, उसका जो नेट टर्नओवर है उसके अंदर इंक्रीज देखने में आई है 43.72% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और इसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी कोई 65.98% बढ़ गई है। इसके ग्रॉस प्रॉफिट में 14.5% का इजाफा देखने में आया है। एफएफसी के प्रॉफिट्स पे नजर डालें तो एफएफसी ने पिछले जो 6 मंथ्स के रिजल्ट आए हैं ईयर ऑन ईयर उसमें 0.71% का इंक्रीज शो किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ₹37.95 बिलियन पे पहुंच चुका है। इसके साथ साथ कंपनी ने ₹12 का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और इसके अलावा जबकि ₹7 का इंटरिम डिविडेंड ये पहले ही पे कर चुके हैं। कंपनी ने अपने जो प्लान टर्न अराउंड से माची और पोर्ट कासिम की साइड पे वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। ऑल्दो इनको काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिसमें वीक क्रॉप प्रोक्योरमेंट और उसके साथ साथ जो कहत साली की सूरत हाल थी, और इसके अलावा जो पुअर फॉर्म इकोनॉमिक्स हैं। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद एफएफसी अकाउंटेड फॉर 43% ऑफ द इंडस्ट्री यूरिया आउटपुट एंड 57% ऑफ द डीएपी इंडस्ट्री आउटपुट। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो यूरिया का जो ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट का शेयर है वो एफएफसी का 48% है, जबकि डीएपी के शेयर 64% है। अगर हम एफएफसी के फ्यूचर पर नज़र डालें तो जो चीज़ें इसके हक में जा सकती हैं वो इनकी जो सॉलिड किस्म की मैनेजमेंट है, विच इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन ना सिर्फ यूरिया प्रोडक्शन, लेकिन उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आउट ऑफ कोर यूरिया बिजनेस एज वेल, विच इज़ अलाइंड विद देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि अभी ओवरऑल जो पी रेशोज़ हैं वो इनके एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इम्प्रूव करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह बाय दिसंबर ये फुली शरिया कंप्लाइंट हो जाएगा, और इसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगले कुछ मंथ्स में ये इसकी जो वैल्यू है वो 520 से 530 रुपए तक जा सकती है। अब इसमें रिस्क क्या क्या आ सकते हैं? रिस्क ये आ सकते हैं कि जो गैस की प्राइसेस हैं अगर वो बढ़ जाती हैं तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि अगर यूरिया और डीएपी की सेल में किसी वजह से कमी आ जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है इनका जो डिविडेंड है वो कम हो जाए। तो ये वो रिस्क हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए एफएफसी में। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एक अच्छा शेयर है, लेकिन आपको इसके अंदर सोच समझ के एंट्री लेनी चाहिए। किसी भी वीडियो को जो मैं स्टॉक्स के ऊपर बनाता हूँ, डू नॉट थिंक दैट दिस इज अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन एंड आई एम जस्ट अ गाय ऑन इंटरनेट। आपने ये देखना है कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर रब्ता करें, और उनके एडवाइस के साथ ही कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन करें और मेजर इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि आपको हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, वो लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने एफएफसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपने इसमें कब इन्वेस्ट किया था और अब आपके पास इसके कितने शेयर्स हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि आगे एफएफसी का फ्यूचर कैसा है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस करें तो अपनी कमेंट में हमें इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।